प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस सेट हिंदी में जून 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 30 प्रश्नों को सेट शॉर्ट मैराथन के रूप में सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और सेशन साझा करते रहें। विलम्ब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, सामाजिक कौशल के आकलन की निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए जांच सूची, बी निर्धारण मापनी, सी आंकिक मापनी, डी नियमावली। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? सर्वाधिक उपयुक्त सामाजिक कौशल के लिए तो ये हो जाएगा आपका नियमावली, ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? ए निदानात्मक आकलन, बी भावी कथन परक आकलन, सी निर्माणात्मक ने आकलन और डी है संकलनात्मक आकलन। सही विकल्प क्या हो जाएगा ABCD में? तो शिक्षक जो है खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। किससे पूछता है? तो विद्यार्थी से पूछा जा रहा है। विद्यार्थी कहाँ रहते हैं? तो वो स्कूल में रहते हैं। स्कूल में जब आपको शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की उपस्थिति है तो यहाँ क्या हो रहा है? अंतःक्रिया हो रही है। दोनों में आपस में जब बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं यह क्लास की बात हो रही है। क्लास में है, वर्ग कक्ष में है। तो जब वर्ग कक्ष में होता है तो ये हमारा निर्माणात्मक आकलन। यहाँ इसे रचनात्मक भी अंग्रेजी में यह है आपका फॉर्मेटिव। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प? सी की ओर है, निर्माणात्मक आकलन। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 3 में है, सूची 1 में प्रज्ञा सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं जबकि सूची 2 में इन सिद्धांतों के प्रोत्साहकों को इंगित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बहुकारक सिद्धांत, बी बुद्धि की संरचना का प्रतिमान, सी विवादात्मक विवादात्मक यह है आपको विवादात्मक प्रज्ञा और डी भावात्मक प्रज्ञा। आंसर आपको पता हो रहा है कि बहुकारक थर्स्टोन का है तो ए हो गया 3 और बी है आपका 4। बुद्धि की संरचना गिलफोर्ड का है और बहुविवादात्मक सी हॉवर्ड गार्डनर का और भावात्मक जो है सो स्पष्ट है डेनियल गोलमैन का, यानी ऑप्शन ए की ओर। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति में समावेशी शिक्षा का इस प्रकार उल्लेख है? दिव्यांगों को सभी स्तरों पर सामान्य लोगों के साथ समान भागीदारों के रूप में समेकित करना, उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करना और साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाना। ए सबके लिए शिक्षा संबंधी वैश्विक घोषणा 1990, बी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना 1974। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो
इन जो जितनी सारी बातें बताई जा रही है कि समावेशी शिक्षा का जो उल्लेख है वह आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का यह वक्तव्य है। यह आपको आंसर सी की ओर है। चलिए, सही आंसर का मिलन ये रहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित सूची में से उन विशेषताओं को चिन्हित करें जो शोध में एक उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित है। ए, व्याख्या की सहजता, बी, व्याख्या की सत्याभाषिता, सी, अवधारणाकृत संबंधों को सत्यापित करने में अत्यधिक क्लिष्टता, डी, विद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं, ई, चरों में प्रतिपादित संबंध की संप्रत्यात्मक अस्पष्टता। 5 कथन दिए गए हैं जिसमें से कोई 3 को चयन करना है ABCD में। शोध में परिकल्पना से संबंधित है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हाइपोथेसिस के बिना हमारा शोध संभव ही नहीं है। इसमें आपको विश्लेषण, समस्या का विश्लेषण और व्याख्या की सहजता, यह तो आपको होगा। विद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं, ऐसा नहीं होगा। व्याख्या की सत्याभाषिता, ठीक है। चरों में प्रतिपादित संबंध की संप्रत्यात्मक अस्पष्टता, बस हो गया। ए, बी और ई, जो ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है, सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर, एनसीएफ 2005 द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलाव का सुझाव दिया गया है। ए, ज्ञान संवितरण से ज्ञान स्वामित्व, बी, विषयगत से बहु विषयगत ध्यान केंद्रण, सी, अधिगमकर्ता की स्वायत्तता से शिक्षक के निर्देश, डी, शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित अविकल्प, ई, शिक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा से बाहर का क्षेत्र। चलिए, सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा ABCD में? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए यह 2005 में आया। इसमें जो अध्यक्षता थी वह आपको यशपाल जी के द्वारा था, अध्यक्षता। यहाँ विषयगत से बहु विषयगत ध्यान केंद्रण, सही है। विषय केंद्रित से शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित अविकल्प, यह भी सही है। यानी BD और कक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा से बाहर का क्षेत्र, B, D और E, ऑप्शन बी की ओर, सही आंसर का मिला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर, किसका यह सुझाव दिया है कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ए, एडवर्ड डेमिंग, बी, वाल्टर सेवार्ट, सी के प्रहलाद, डी, पोकायोग। क्या होगा हमारा सही? तो गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता जो संगठन प्रक्रिया के उपरांत समाप्त हो जाएगी वो कहने वाले हैं आपको पोकायोग, ऑप्शन डी की ओर, सही आंसर का मिलन।
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षण अधिगम सामग्री को ऑफलाइन रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि अधिगमकर्ता कक्षा के आरंभ होने से पहले विषय वस्तु तक पहुंच सके तथा अपने उन प्रश्न समस्याओं को लिख सके जिन्हें वह कक्षा में पूछ सके को क्या कहा जाता है? ए वर्चुअल क्लासरूम, बी गूगल क्लासरूम, सी फ्लिप्ड क्लासरूम और डी है ट्रेडिशनल क्लासरूम। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो ये हो जाएगा आपका फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, यानी परंपरागत व्यवस्था भी हमारा साथ है और यहाँ ऑनलाइन भी दोनों दिया जाता है। जो पूर्व ज्ञान है छात्रों को, उसको दृष्टि में रखते हुए शिक्षक छात्र अंतःक्रिया में वृद्धि करता है। यह अनुदेशात्मक सामग्री को शिक्षात्मक व्यवस्था को बदलता है। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 9 पर है, आर.एच. दवे द्वारा प्रस्तावित मनोगतिक अनुक्षेत्र के अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में स्वचालित अचेतन रूप में क्रियाकलापों एवं संबंधित प्रवणताओं का रणनीतिक स्तर पर श्रेणी का क्या अर्थ है? ए हेरफेर, बी अस्पष्ट अभिव्यक्ति, सी नैसर्गिकता, डी परिशुद्धता। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? तो यहाँ डॉक्टर आर.एच. दवे जिन्होंने मनोगतिक अनुक्षेत्र में 5 कौशलों को उन्होंने प्रदर्शन करने के प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे सरल है आपका नैसर्गिकता। सबसे जटिल स्तर से यहाँ स्वचालित, अचेतन, सहज तरीके से क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रवीणताओं के रणनीतिक स्तर की श्रेणियों में किया जाता है। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की ओर है, नैसर्गिकता। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दिव्यांगता वर्गीकरण के ICF प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल किए जाते हैं? ए कार्य प्रकार एवं संरचनाएं, बी जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना, सी पर्यावरणीय कारक, डी दिव्यांगों के लिए बनाई गई नीतियां, ई सरकार से वित्त पोषण। सही हमारा क्या हो जाएगा? तो ICF प्रतिमान के अंतर्गत दिव्यांगता वर्गीकरण यह है आपका कार्य प्रकार एवं संरचनाएं, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना और पर्यावरणीय कारक, यानी ए, बी और सी ऑप्शन ए की ओर है, बी की ओर है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फ्रायड के प्रतिपादन में इदम व्यक्ति की एक प्रकृतिगत व्यवस्था है तथा वह मनोऊर्जा का भंडार है। यह सुख सिद्धांत की क्रियाविधि का अनुप्रयोग करता है तथा तनाव निर्मोचन की एक युक्ति है। कथन 2 है, सभी रक्षा युक्त में 2 गुण होते हैं, वह यथार्थ का निषेध, विकृतीकरण एवं मिथ्याकरण करती है तथा ये अचेतन रूप में कार्यशील होती है। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा हमारा? हम सभी जानते हैं कि फ्रायड महोदय जो है वह आपको मनोविश्लेषणवादी, साइको एनालिटिकल
इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 3 यानी इदम, अहम और परा अहम, सुपर ईगो इसको कहते हैं। यह आपका ईड और यह ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो। यह जो है फ्रायड महोदय की सोच है। इन्होंने बताया कि ईदम का संबंध जो है यह अचेतन मन से है। यह मनो ऊर्जा का सूचक है। यहाँ सुख अनुसिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा ए सही है। सभी रक्षा युक्त में 2 गुण होते हैं। यानी फ्रायड महोदय ने कहा कि अहम यानी ईगो, यह जो है क्या है, चिंता का निराकरण हेतु अनुप्रयोग किया जाता है। रक्षा युक्तियों कि किस प्रकार हम अगले से रक्षात्मक प्राप्त कर सके। ये युक्तियों में रक्षात्मक जो है 2 है। प्रथम में है निषेधीकरण, मिथ्यापन, और दूसरा है आपको कि अचेतन रूप में इन्होंने फ्रायड महोदय ने रक्षात्मक युक्ति, जो रक्षा युक्त में जो है यहाँ आपको 9 प्रकार के बतला है। उल्लेख जो है 9 रक्षा युक्तियाँ है। इस प्रकार हमारा दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्पष्ट करती हैं? ए, इस संसार में सब कुछ सोपाधित और सापेक्ष है। बी, परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है। सी, सभी बाहरी रूपों की उत्पत्ति वास्तविक है। डी, बाहरी रूप चरम वास्तविकता से रहित नहीं है। ई, सभी बाहरी रूप सापेक्ष है, उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। क्या हो जाएगा 12 का हमारा बौद्ध दर्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बौद्ध दर्शन जो हमारा है वह प्रतीत समुत्पाद, यह जो है आपको अवधारणा की विशेषताएं हैं। इस संसार में सब कुछ सोपाधित और सापेक्ष है। यह आपका सही है। ये कथन सही है। तो बी कैंसिल, डी कैंसिल। अगला देखा जाए। परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है, यानी बी भी सही है। जब बी हमारा सही है तो ए और सी दोनों में ही है। अब देखा जाए सी, सभी बाहरी रूपों की उत्पत्ति वास्तविक है। यहाँ सापेक्ष है। क्या होगा? सभी बाहरी रूप सापेक्ष है, उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। यह कथन आपका सही, ये दोनों गलत है। यानी ए, बी और ए। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है। कतिपय संगठन की प्रक्रिया में बदलाव हेतु आवश्यक कार्यों को इंगित करने वाला स्थान
कौन सा है? ए, संगठन को अशिथिलीकरण अपनाना चाहिए। बी, बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए। सी, गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए। डी, किसी नवाचार प्रक्रिया को अपनाया जाना जिसका परीक्षण किया जा सके। ई, बाधक एवं चालक वालों के विश्लेषण आधारित चर्चा। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ABCD में बलों, चालक बलों के। तो संगठन की प्रक्रिया में जो आवश्यक कार्य है वह है आपका संगठन को अशिथिलीकरण। एकदम सही है, यानी ए हमारा सही है। तो बी कैंसिल, सी कैंसिल। सी इसमें है और बी डी में है। चलिए, ये तो होगा नहीं। विश्लेषण आधारित का दूसरा है बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए। एकदम सही है ये, यानी बी भी हमारा होगा। तो ए और बी में यानी ऑप्शन सीधा है डी की ओर हो जाएगा। सी कह रहा है गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए। एकदम सही है, ए बी सी ऑप्शन डी की ओर सही आंसर का मिला। अगला प्रश्न 14, गुणवत्ता आश्वासन के लिए एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित क्या किया था? ए, नए दर्शन को स्वीकार करना। बी, निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना। सी, खराब कार्य निष्पादन हेतु वाध्य करना। डी, कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना। और ये है भय मुक्ति। सही विकल्प का चयन करना है, कोई चार का। क्या हो जाएगा? तो भय मुक्ति आपको है, बिल्कुल सही है। नए दर्शन को स्वीकार करना है, निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना है, कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना और खराब कार्य निष्पादन हेतु तो वाध्य करना या नहीं। यानी ए सी, ए बी, डी ई ऑप्शन सी की सही आंसर का मिला। अगला प्रश्न 15 क्यों। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों के शिक्षण की उनकी अभिरुचि के लिए जांच की जाए। कथन 2, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापकों के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम को नियमित बनाया जाना चाहिए। ये आपको कथन 2 है और दोनों में से समझना है कि कौन हमारा सही है। ऑप्शन ABCD में। तो सेवा पूर्व यानी जो शिक्षक नहीं बने होते हैं उनके पहले की बात, शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों के शिक्षण की उनकी अभिरुचि की जांच की जाए। तो यह तो सत्य है, क्योंकि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, उनकी रुचि नहीं होगी, तब तक अध्यापक बनने से पूर्व ये शिक्षा कार्यक्रम में सुधार की बातें हो। तो कहीं ना कहीं एक हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापकों के लिए संकाय सुधार। संकाय किस लिए? ये तो जो उसकी अपनी चॉइस है उस पर निर्भर करेगा। तो 2 हमारा गलत हो जा रहा है। 1 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? ए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45। बी, अनुच्छेद 21 बी 2002। सी, अनुच्छेद 21 है 2009। डी, अनुच्छेद 21 है 2002। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन और यह जो है आपको अनुच्छेद 21A
क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी की ओर। और इसमें बतलाया गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना। ऑप्शन डी। याद रखेंगे, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एसएसए में यथा निर्धारित समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? ए समेकित प्रतिमान, बी चिकित्सा प्रतिमान, सी बहुविकल्पीय प्रतिमान, डी अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान। CW चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में है। तो यह जो है आपको सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में विभिन्न प्रकार के समर्थन को प्राप्त किया गया, जिसमें शिक्षण पद्धति जो है वह आपका निःशुल्क, गैर औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा और आपका दूरस्थ शिक्षा तथा अधिगम, व्यावसायिक शिक्षा और सहकारी कार्यक्रम। क्या हो जाएगा हमारा? बहुविकल्पीय प्रतिमान। ऑप्शन सी की। ये रहा सही आंसर। अठारह है, वह युक्ति कि पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किस से संबंधित है? ए प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, बी अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, सी मूल्य पाठ्यक्रम और डी है शून्य पाठ्यक्रम। क्या होगा? यहाँ जो है कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है क्या पाठ्यक्रम? तो यह है आपका शून्य पाठ्यक्रम। जीरो करिकुलम। ऑप्शन डी क्यू। यह जो है ईजर द्वारा शून्य पाठ्यचर्या नाम दिया गया था। ईजर, EISH ईजर। चलिए अगला क्वेश्चन 19 पर है। निम्नांकित कथनों में से किसके माध्यम से अनुदेशन अभिकल्प के लिए रचनावादी सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता है? ए अनुदेशन अभिकल्प को विशिष्ट अधिगम परिणाम संबंध होना चाहिए। बी अनुदेशन अभिकल्प अर्थ देने वाले प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले भागीदारी उपागमों को बढ़ाना चाहिए। सी अनुदेशन अभिकल्प को विशिष्ट होना चाहिए ताकि अधिगम परिणाम का सटीक माप ना हो। डी अनुदेशन अधिकल्प को अधिगम प्रसंग व अग्रलक्षी कदमों के लिए चुनौती हेतु के लिए क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। इसमें कोई दो का ही चयन करना है। क्या हो जाएगा? तो अनुदेशन अभिकल्प अर्थ देने वाले प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले भागीदारी उपागमों को बढ़ाना चाहिए। यह रचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत है। बी अनुदेशन अधिकल्प को अधिगम प्रसंग और अग्रलक्षी कदमों के लिए चुनौती हेतु क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। बी और
डी जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर है, पाठ्यक्रम उद्देश्यों के निम्नलिखित उपागम में से कौन सा उपागम आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक गुंजाइश रखता है? ए व्यवहार पर के तार्किक उपागम, बी बौद्धिक शैक्षिक उपागम, सी व्यवस्था परक प्रबंधात्मक उपागम, डी मानवीय सौंदर्य परक उपागम। कौन सा आत्मसिद्धि के लिए पूछा जा रहा है? तो मानवीय सौंदर्य परक उपागम, यह जो है आपको मानवीय ज्ञान एवं संचार के साधनों की प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। यह प्रगतिशील दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। यह छात्रों को विषय वस्तु में आत्मसिद्धि की गुंजाइश में प्रवीणता की आवश्यकता में सहायता प्रदान की जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर, सूची 1 में शिक्षण के स्तर दिए गए हैं और सूची 2 में शिक्षक अधिगमकर्ता क्रियाकलाप दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है स्वायत्त विकास स्तर का समाधान करना, बी स्मृति स्तर, सी अवबोध स्तर और डी है विमर्शीय स्तर। मिलाना है तो यह स्पष्ट है कि स्मृति स्तर या स्मृति यानी याद करना, तो ये आपका हो रहा है 4। स्मृति सही रूप में धारण हेतु तथ्यों की स्पष्ट एवं व्यवस्थित प्रस्तुति एवं उनका विवरण। अवबोध सी जो है ये हमारा क्या हो रहा है? अवबोध संप्राप्ति को प्रोत्साहित करना, जिसमें नकारात्मक उदाहरण, जहां उदाहरण हो वह आपका अवबोध है। तो सी का क्या हो रहा है? 3, सी 3 ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा। विमर्शीय यानी चिंतन स्तर से, तो क्या हो रहा है? समस्या का समाधान करना, शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा समस्या का समाधान करना। चलिए अगला प्रश्न 22 पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, F.W. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कार्य एवं कार्मिकों की यांत्रिक व्याख्या देता है। कथन 2, F.W. टेलर ने संगठन की उत्पादकता में वृद्धि लाए जाने हेतु मानव संबंधों, फुर्सत और भावनाओं को मुख्य महत्व दिया है। सही विकल्प चयन करना है ABCD में। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है वह टेलर महोदय का देन है, उन्हीं की यह कही हुई बातें हैं। F.W. टेलर, इनका नाम जो है F.W. टेलर है। इन्होंने कार्मिकों की व्याख्या यांत्रिक रूप से बतलाया, यह आपको सही है। वही कथन 2 कह रहा है कि टेलर ने संगठन की उत्पादकता में वृद्धि लाए जाने मानव संबंध, फुर्सत और भावनाओं को मुख्य महत्व दिया है। नहीं, यह कथन नहीं है, यह गलत है। एक सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डायट की स्थापना की गई? ए शिक्षा आयोग 1966, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 और डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1953।
1986। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? तो हम सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जब यहाँ आया तो यह एक नोडल संस्थान के रूप में डाइट की स्थापना की गई, DIET। इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 33 जिलों में डाइट स्थापित की गई। यह सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन दोनों प्रकार के शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाती है। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयीय शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? ए CSIR, बी NAAC, सी NCERT और डी है EMMRC। तो कौन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपको NCERT। यह जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिन्होंने व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए कॉमर्शियल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए अगला प्रश्न 25 पर है। पठन की विकासात्मक अवस्थाओं में जब बालक को अक्षर को जोड़ने में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है तो उसे कहा जाता है? ए प्रतीकात्मक अवस्था, बी ऑर्थोग्राफिक अवस्था, सी मिश्रण अवस्था और डी है चित्रात्मक अवस्था। क्या होगा सही विकल्प हमारा 25 का? तो ये है आपका ऑर्थोग्राफिक अवस्था। और इसमें जो है जो ध्वनियों का ज्ञान होता है बालक में, वह अक्षरों को जोड़ने से सही ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। एक विश्वविद्यालय के अध्यापक के 100 निर्मित परीक्षण के माध्यम से छात्रों में रसायन शास्त्र की उपलब्धियां का सर्वेक्षण किया। 100 छात्रों के प्रतिदर्श के प्राप्तांकों के विवरण का माध्यम और प्रमाणिक विचलन की दृष्टि से अध्ययन किया गया। परिणाम निम्नलिखित है: मध्यमान 50, प्रामाणिक विचलन 10 तथा समूह की संख्या 100। यदि यह मान लिया जाए कि प्राप्तांकों का वितरण सामान्य रहा तो एक छात्र जिसका प्राप्तांक 60 है उसकी प्रतिशतात्मक अनुस्थिति क्या होगी? प्रतिशतात्मक अनुस्थिति यही है, यानी कहीं ना कहीं हमारा परसेंटाइल रैंक। ये पूछा जा रहा है। तो हम सब जान गए कि मध्यमान कितना है 50, मध्यमान 50, विचलन 10, समूह की संख्या 100। यही हो गया। तो इसका सूत्र है कि परसेंटाइल रैंक यानी PR बराबर क्या हो जाएगा 50/60 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 3 हो गया और ये 50 हो गया। 50 25 250/3 क्या आ जाएगा हमारा
83.33 यानी 84। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान डी है नीचे। अगला क्वेश्चन 27 की ओर। हाइबरमास का कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र संलिप्तता पर उसके प्रभाव का पता लगाने का उपयोगी तरीका है? ए ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत, बी समीक्षात्मक सिद्धांत, सी सामाजिक सिद्धांत, डी संप्रेषणात्मक कार्य का सिद्धांत। सही विकल्प क्या हो जाएगा 27 का हमारा? तो हेबरमास जो है इन्हें कहा जाता है जुएर्गेन हेबरमास। और इनका जो ज्ञान और छात्र संलिप्तता पर पता लगाने का एक सर्वोत्तम तरीका है। इन्होंने 1968 में प्रकाशित लेख में ज्ञान का प्रभाव पर विवरण दिया। यह निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामरिक गणना से परे चला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत, ए की ओर। चलिए अगला प्रश्न है 28। ये रहा सही आंसर का मिला ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत। 28 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन का प्रकार है? ए नेटिव, बी मोबाइल वेब और सी हाइब्रिड, डी इमिग्रांट्स। कोई तीन होगा जो मोबाइल एप्लीकेशन का प्रकार है। तो पहला है आपका नेटिव, दूसरा है मोबाइल वेब और तीसरा है हाइब्रिड यानी ए, बी और सी। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर कब मिला? चलिए अगला प्रश्न 29 पर। एक विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तीर्ण है। यह शिक्षण की किस धारा के विकल्प को चुने जो इस बारे में सहायता पाना चाहता है? इस प्रकार के मामले में दिया जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है? ए व्यक्तिगत निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यावसायिक निर्देशन और डी है सामाजिक निर्देशन। सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? यह है आपका स्नातकोत्तीर्ण। तो जब यहाँ वह पास करने के लिए विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तीर्ण है यानी वह कहीं ना कहीं पास आउट है। अब उसे कौन सा रास्ता बतलाया जाए? तो ये आपका क्या हो जाएगा? शिक्षा का निर्देशन। शिक्षा का निर्देशन, उसमें उसे क्या कार्य करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को उसमें बतलाई जाती है जो आपको विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवं क्या है पाठ्य अतिरिक्त क्रिया का समायोजित किया जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? शैक्षिक निर्देशन। ये रहा सही आंसर। अगला प्रश्न 30 की ओर। गुणात्मक शोध के कौन सी पद्धति भाषा और उन अर्थों पर बल देती है जो ज्ञान और व्यवहार के सृजन एवं स्वरूप के उद्देश्यों में आलेखित की जाती है? ए प्रवचन विश्लेषण, बी आख्यात्मक शोध, सी प्रवृत्ति विश्लेषण, डी आधारित सिद्धांत। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो गुणात्मक शोध के प्रवचन विश्लेषण
पद्धति जो है यह हमें और भाषा एवं अर्थों पर बल देती है। इससे ज्ञान एवं व्यवहार के सृजन जो है वह उसके स्वरूप के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। ठीक है। प्रवचन विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए की गई कि ऐतिहासिक परिस्थितियों में सामाजिक राजनैतिक परिस्थिति, व्यक्तियों के भाषण, गतिविधि के उत्पाद, ये सब प्रतिबिंबित करते हैं। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सही आंसर का मिलान ये था आपका। चलिए बाद में देखा जाएगा इसको।